हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हीलियम नियॉन लेज़र का कंस्ट्रक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जब इसमें इलेक्ट्रिक पंपिंग की जाती है तो जो हीलियम है उसके एटम एक्साइट हो जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हीलियम के एक्साइट होने का रीज़न ये है कि नियॉन क्यों नहीं एक्साइट होता है, हीलियम क्यों एक्साइट होता है केवल, तो क्योंकि हीलियम की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले हीलियम गैस एक्साइट होती है। हीलियम गैस के जो एटम है वो एक्साइट होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब हीलियम के एटम्स इस डिस्चार्ज ट्यूब में गति करते हैं तो वो नियॉन के एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, जिस वजह से वो अपनी कुछ एनर्जी नियॉन के एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिस वजह से नियॉन के एटम्स भी एक्साइट हो जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहीं पे लेजिंग एक्शन परफॉर्म होता है। आइए इसको एनर्जी लेवल से समझते हैं कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और कैसे हीलियम नियॉन लेज़र वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं। तो ये जो F1, F3 और F2 एनर्जी लेवल्स हैं ये हीलियम के लिए हैं, ये हीलियम के लिए हैं। और इधर ये जो आपको E1, E2, E3, E4, E5, E6 दिख रहे हैं ये एनर्जी लेवल्स नियॉन के लिए हैं। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक पंपिंग की जाती है तो जो हीलियम के एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम के एटम्स मूव करते हैं तो वो नियॉन के एटम्स के साथ टकराते हैं, जिस वजह से वो अपनी कुछ एनर्जी नियॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा नियॉन को, एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू कोलिजन। यहाँ पे टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो हीलियम के एटम कुछ एनर्जी नियॉन के एटम्स को देंगे, जिससे नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट है नियॉन के लिए। तो यहाँ पे जब एटम्स पहुँचेंगे तो यहाँ पे इस लेवल और इस लेवल के बीच में E6 और E3 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा और उस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, जिस वजह से जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ होगी 6328 एंगस्ट्रॉम। इस वजह से यहाँ पे 6328 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा और यहीं पे लेजिंग एक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं फिर वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू एनर्जी स्टेट E2 में आएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू एनर्जी स्टेट E2 में आएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू एनर्जी स्टेट E2 में आएंगे, जहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स E3 से E2 स्टेट में आएंगे तो उस समय ये 0.6 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेंगे, जो कि लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पे ये जो वॉल टकरा कर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी इमिशन होगा यहाँ पे नॉन रेडिएटिव इमिशन होगा, यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ट्रांसफ़र होगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का और ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दो स्टेट्स और दिख रही हैं आपको, एक स्टेट ये दिख रही है और एक स्टेट ये दिख रही है। जिस समय एनर्जी स्टेट E6 से यहाँ पे फोटोन इमिट होगा, एट द सेम टाइम एक फोटोन मतलब
कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, जिससे जो ट्रांजिशन होगा उससे एक फोटोन इमिट होगा जिसकी वेवलेंथ होगी 3.39 माइक्रोमीटर, 3.39 माइक्रोमीटर। और ये इंफ्रारेड रेंज में होगा, जो कि लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। और उसी समय पे यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टेट E4 है, यहाँ से भी एक फोटोन इमिट होगा, यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी स्टेट E3 में आएंगे और फोटोन इमिट होगा। और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 1.15 माइक्रोमीटर, 1.15 माइक्रोमीटर। ये भी इंफ्रारेड रेंज में होगा और जिस वजह से ये भी लेजिंग एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी लेजिंग एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है जो जब E6 से इलेक्ट्रॉन E3 लेवल पे आ रहा है, और तब जो वेवलेंथ है, मतलब जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 6328 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो भी इमिशंस हो रहे हैं, उनसे जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रेंज में है और वो लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं की जा सकती है। उसी तरह यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है और स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से लेजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। और यहाँ पे जब E2 स्टेट से एटम या इलेक्ट्रॉन्स E1 स्टेट में आएंगे तो जो वॉल्स हैं ट्यूब की, उससे टकरा के वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और वो E1 में आ जाएंगे और वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। जब वो इस स्टेट से यहाँ पे आएंगे तो वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, वहाँ पे कोई भी किसी भी फोटोन का रेडिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो 6328 एंगस्ट्रॉम्स के फोटोन निकल रहे हैं, इन्हें ही हम यही लेज़र बीम होंगे और ये रेड कलर के होंगे। ये एक रेड लाइट होगी, रेड लाइट की लेज़र बीम यहाँ पे हमें मिलेगी। तो ये पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो आपके एनर्जी स्टेट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये आपकी नॉलेज के लिए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लेकिन जो मेन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मेन जो ट्रांजिशन है वो ये वाला होगा जब 6328 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और फिर ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। ये दोनों जो एनर्जी स्टेट्स बताई गई हैं, ये एनर्जी स्टेट्स बनती हैं लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लेजिंग एक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये क्योंकि बनती हैं इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में जब भी इसको बनाइएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो E6 है, E3 है, E2 है और E1 है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके यही 4 लेवल्स हैं और ये आपको ज़रूर दिखाने हैं। ये 6328 एंगस्ट्रॉम का जो रेडिएशन हो रहा है ऐसे दिखाना है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाना है, और यहाँ पे ये जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है जो ये वॉल्स से टकरा कर जो एटम से इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और ग्राउंड पे आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसका जो रिटन नोट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, और अगर इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस करिएगा। जल्दी से इसको मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। जब इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जाती है तो हीलियम के जो एटम्स है वो एक्साइट हो जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। फिर कोलिजन के थ्रू जो हीलियम के एटम्स हैं वो कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं किसे, नियॉन को, और फिर नियॉन के एटम्स एक्साइट होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट जो होती है यही इसकी मेटास्टेबल स्टेट भी होती है। नियॉन्स की जो एक्साइटेड स्टेट है वही उसकी मेटास्टेबल स्टेट है। तो E6 और E3 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन E3 स्टेट में आता है तो उसकी वजह से फोटोन इमिट होते हैं जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। रेड कलर का रेडिएशन होता है और यहीं पे लेज़र एक्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो E3 स्टेट में है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा E2 स्टेट में आता है, जहाँ पे रेडिएशन जो होता है वो 0.6 माइक्रोमीटर का होता है। अगर ये आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए। ये 0.6 माइक्रोमीटर का रेडिएशन होता है और उसके बाद E2 स्टेट से जब E1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है क्योंकि ये वॉल्स से टकराकर अपनी एनर्जी को व्यय करते हैं और ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। ये हमारा मेन प्रोसेस है लेजिंग एक्शन का। उसके अलावा इनके बीच में 2 स्टेट्स और होते हैं, E5 और E4। तो जब इलेक्ट्रॉन E6 स्टेट से E5 स्टेट में आता है तो वहाँ पे जो
फोटोन एमिट होते हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो 3.39 माइक्रोमीटर है, जो कि इंफ्रारेड रेंज में है, तो इसे हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब E4 से E3 में आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर जो वेवलेंथ है फोटोन की वो 1.15 माइक्रोमीटर है, जो कि इंफ्रारेड रेंज में है, जिसको हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। यानी ये दोनों स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही 4 लेवल्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है वो 4 लेवल लेज़र होता है। तो आई होप आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू, एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू, एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू ये मैंने आपको समझाया है। तो इसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा इस लेक्चर को। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, इसे कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और ये सिंपलेस्ट तरीका था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा इसको कई और तरीक़ों से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है ये। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे या कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं दूर कर दूंगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसमें लापरवाही मत करिएगा। इसकी नोट्स, इसके कंस्ट्रक्शन की, इंट्रोडक्शन की और वर्किंग प्रिंसिपल की मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और जो भी चीज़ें ना आए उसको पूछ लीजिए। थैंक यू।